100 रुपए, 300 रुपए, 250 रुपए लोगों काम कर रहे हैं। अगर आप दूसरी तरफ आप जो स्किल डेवलपमेंट पे जाइए, स्किल डेवलपमेंट सरकार ने चलो चालू की, उसमें आप कितना दे रहे हो? 8,000, 9,000, 10,000। इससे क्या होगा बेचारे गरीब आदमी का? आप देखिए बैंकों में जो भर्ती निकलती थी क्लेरिकल की, ढेर सारी भर्ती निकलती थी, वो सरकार ने एकदम से बंद कर दी। आज की तारीख में स्किल डेवलपमेंट से जोड़ करके वो अप्रेंटिस की नौकरी दे रहे हैं। यार वो उनको 9,000, 10,000, 11,000, इस तरह से करेगा क्या आदमी? और वो भी पक्का नहीं। अग्निवीरों की स्थिति तो हम सब जानते ही हैं। तो ये जो स्थिति जो बन रही है आने वाले समय में, वो बहुत बड़ी चैलेंजिंग शक्ति है, और इसमें हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी सफलता हासिल होगी। और निश्चित है कि यदि हम प्रयास करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मुझे आप लोगों ने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय लायनवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप जुड़ते रहिए चढ़ार साहब, हर संडे को 10:30 बजे होती है ये, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, है बिल्कुल। ना। कोशिश और अपने करूंगा सर। एक मित्र को और जोड़िए साथ में, कोई जो भी व्यक्ति को आप अरे नहीं सर, चाहते हैं हमारे कि। यहाँ मैं लायंस क्लब में जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसमें बड़ा पदाधिकारी भी हूँ। मैं अपने बहुत लोगों को जोड़ दूंगा सर। हमारे ठीक। गवर्नर भी अपने फॉलोअर हैं, पिपरिया के हैं। अपने हाँ हाँ। शाह साहब, मनोज, अपने मनीष शाह जी। तो मनीष शाह। उनको भी बोल दूंगा सर, वो जुड़ जाएंगे। पिपरिया के इंचार्ज हैं वो, कांग्रेस के। ठीक है। तो उनको मैं बोल दूंगा अगले अगले संडे को, बिल्कुल सर। ठीक है। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर। नमस्कार कुशवाहा जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपकी जो है सूरत देखने के लिए सारे लोग बेताब थे। अरे तो अब आप, ये जो बहस आज की चल रही है, इस बात पे चल रही है कि 45 पदों को सरकार ने एडवर्टाइज किया है आईएएस के। बिना जी आईएएस की परीक्षा दिए 45 लोगों को, अलग अलग क्षेत्रों के, चाहे मल्टीनेशनल कंपनियां, चाहे जो है प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों को लेटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस बनाया जाएगा। और ये नियुक्ति जो है 4 साल की रहेगी, और 4 साल बाद वो जो है पद से बाहर हो जाएंगे। तो ये प्रशासनिक क्षेत्र में अग्निवीर पैदा करने की ये नई जो कोशिश है, इस कोशिश पर जो है, और इसके माध्यम से जो बेमूल षड्यंत्र है वो ये है कि जब ये नियुक्तियां अस्थायी होंगी तो इस पर रोस्टर लागू नहीं होगा, और इसमें जो है आरक्षण के का जो लाभ जिन लोगों को मिलता है वो लाभ समाप्त हो जाएगा। दूसरा, आईएएस का काम जब जिन लोगों को सौंपा जाता है, परीक्षा देने के बाद उनकी रिगरस ट्रेनिंग होती है। उन्हें जो है देश के प्रति कटिबद्धता, कानूनों की जानकारी और सारी चीजों पर उनको ट्रेंड किया जाता है। प्रशासन में जाकर बैठे, कोई इनकी जिम्मेवारी इसलिए सिद्ध नहीं हो पाएगी कि ये 4 साल बाद ये स्वतः चले जाएंगे। तो ये जो है बेसिकली सरकार के अंदर लाइजनर्स की एंट्री कराई, ये जो है पूंजीपतियों के जो लाइजनर्स हैं उनकी एंट्री कराई जा रही। और ये जो एंट्री है ये अंततः भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी, साल एक आईएएस नौकरी करता है तो उसकी पीडी भी होती है, उसकी कहीं भी पोस्टिंग हो उसके ऊपर इंक्वायरी भी चलती है, उसके लिए 50 ऐसे फोरम है, उसकी शिकायत की जा सकती है, चाहे वो जो है आपके ईओडब्ल्यू हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसे बहुत सारे फोरम है, चाहे लोकायुक्त हो, वहां पर इनकी शिकायत की जा सकती है और उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये जो है जब तक इनकी शिकायतें होंगी तब तक तो ये जो है नौकरी से बाहर हो जाएंगे ये लोग। तो इनकी जिम्मेवारी कैसे सुनिश्चित होगी, ये जो समस्या है। और इसके पीछे सरकार का लक्ष्य क्या है कि इतनी बड़ी मात्रा में आप जो है लोगों की भर्ती कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? और जो है ये इतने परिश्रम, मेहनत और ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के बाद जो लोग यहाँ पर आते हैं नौकरी में, उनके मुकाबले में आप उन्हें बिठा रहे हो, तो इसके पीछे सरकार का लक्ष्य क्या है? इस पर आज डिबेट कंसंट्रेटेड है। आइए। जी, सभी को नमस्कार। लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार का ये जो कुचक्र है, यह पूंजीपतियों की बैकडोर एंट्री करना है, कॉरपोरेट को पूरी तरह से सरकारी महकमे में और सरकारी तंत्र में लाना। क्योंकि सरकार में कॉरपोरेट के द्वारा जो पिछले 10-12 सालों का रिकॉर्ड रहा है, कॉरपोरेट के द्वारा पूरा संचालन चाहती। दूसरा, इनका जो आरक्षण विरोधी रवैया है, उसमें
कारपोरेट की एंट्री किस ढंग से की जाए, इसका एक बहुत सरल और सुगम तरीका इन्होंने लेटरल एंट्री के माध्यम से निकाला। और इससे ये चाहते हैं कि सरकार के हर महकमे में हमारा कब्जा रहे। वह एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं रहेगा, वह संविधान के मानदंडों के तहत एक सेवा क्षेत्र को बिलोंग नहीं करेगा। वह केवल लाभ हानि पे कार्य करने वाला एक ऐसा सीईओ चाहते हैं जो कि देश को केवल और केवल लाभ और हानि, ना ही उसके और ना ही किसी मंत्री को यह सलाह दे कि इस जन कल्याणकारी योजना को चलाया जाए। इसमें पूरी तरह से साफ है, पूरे आईने की तरह साफ है कि जिस प्रकार से इन्होंने हर क्षेत्र में कारपोरेट की एंट्री की है, तो अब यह कार्यपालिका के अंदर भी अपनी एंट्री चाहते हैं कारपोरेट की, उनको लाभ देना चाहते हैं। दूसरा तथ्य यह आता है कि कारपोरेट की एंट्री से हमें क्या फायदा होने वाला है। तो जिस तरह से आपने देखा कि इतने दिनों की सरकार में सेवा क्षेत्र की कई चीजें हटाई गई, चाहे वो बुजुर्गों के रेलवे टिकट हो, चाहे बच्चों के हाफ टिकट को बंद करना हो, चाहे वो पेंशन प्लान हो, पेंशन से संबंधित कोई भी चीजें हों, कर्मचारियों के डीए हों, और सब्सिडी मिल जो गैस की खत्म की गई। पहले देखने में यह जरूर लगता था कि यह लोग एक नैरेटिव चलाते थे कि ये लोग मुफ्तखोर हैं, ये मुफ्तखोरों को मुफ्तखोरी नहीं देनी है। आखिर उस मनरेगा को एक भ्रष्टाचार की गारंटी बताने वाले लोग ही कोविड में उस मनरेगा का गुणगान किए और इस देश को उस कोविड जैसे माहौल से निकाला। किसी भी जन कल्याणकारी योजना को अपराधीकरण करना, सरकार के द्वारा, पूर्व सरकारों के द्वारा या पूर्व कार्यपालिका के द्वारा, आईएएस के द्वारा, अफसरों के द्वारा चलाई गई वो नीतियां जो कि जन कल्याण के लिए चलाई गई थी, उसको अपराधीकरण करना, उसको यह बताना है कि यह केवल इसलिए चलाई गई है कि इससे भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। तो भ्रष्टाचार आपके किस काम से उत्पन्न नहीं होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड का के ऊपर आज ये सरकार मौन है। अभी नई सरकार भी आ गई, इन्हीं की सरकार है, क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे? किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है सरकार के देश के सामने रखना चाहिए। कहाँ गए वो काला धन लाने के वादे जो बाहर से स्विस बैंक के खातों से ये लाने वाले थे? अब तो सरकार अगली पंचवर्षीय के लिए भी एंट्री कर चुकी है। हमारा ये कथन है कि आप जो वादे करते हैं, आप जो लोगों को दिलासा दिलाते हैं, जिस आधार पे आप सरकार में आते हैं, उस आधार के कार्य को करने के लिए क्यों पीछे हटते हैं? क्या आपका कार्य यह है कि केवल काम के लिए हम जो वादे करते हैं उसको भूल जाना और कारपोरेट को किसी भी तरह से हम लाभ पहुंचाना? अब तीसरी बात आई कि सरकारी नौकरियों को कम करना। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, काफी पुराना हो गया, 10 साल पुराना हो गया। अब इस बार तो क्या मतलब रोजगार को बढ़ावा देने का केवल दिया था। 2 करोड़ रोजगार क्या है? आपके सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, केंद्र हो या राज्य हो, केंद्र और राज्यों की भर्तियां ही जो अभी बंद पड़े पद हैं उनको खोल दिया जाए तो काफी सारे रोजगार इकट्ठे हो जाएंगे। एक आंकड़ा आया था कि पूरे देश में सरकारी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो खाली पड़े हुए पद हैं, अगर उनको खोल दिया जाए तो करीब 5 करोड़ रोजगार पैदा होंगे। 5 करोड़ रोजगार, ये 10 साल पुराना आंकड़ा है। जब इन्होंने 2 करोड़ रोजगार पर वर्ष कर दिया था तो 5 करोड़ रोजगार उस समय खाली थे। वर्तमान में कितने हैं ये तो डाटा मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप सरकारी सेक्टर को बढ़ाने की बजाय जितने सरकारी सेक्टर हैं उनको बेचना, कम करना, अलग करना, कारपोरेट के हाथों में देना, यह इस प्रकार की नीतियां हैं कि जिस प्रकार से हम आज की डेट में, मैं आपको एक रिसेंट की घटना बताऊंगा। मैं बच्चे के साथ अस्पताल में जब था तो वहां पे एक आयुष्मान कार्ड धारी के बच्चे अपने पिताजी का इलाज कराने आए थे। वह बच्चों को न पढ़ने के ऊपर मैं डांट रहा था तो वो ये उनका लड़का यह कह रहा था कि मजदूरी करने पे भी तो हमें उतने ही पैसे मिल जाते हैं, आखिर हम पढ़ते किस लिए हैं? पैसा कमाने के लिए। आप सोचिए कि वर्तमान पीढ़ी को किस प्रकार से उनके दिमाग में यह भर दिया गया है कि केवल पैसा कमा के पेट भरना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये पूरी सरकार ने इस तरह से लोगों के दिमाग को यह वास कर दिया कि मानव विकास से उसका कोई संबंध नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है, कुपोषण से कोई संबंध नहीं है।
मजदूरी करके अगर वो 450 रुपये दिन पा रहा है, तो वह तुलना करता है कि बाकी जो पढ़ा लिखा वर्ग है, पढ़ा लिखा बच्चा कहीं जाता है तो वह कितना पैसा कहता है। हर चीज को पैसे से तौलने का कितना समाज किया गया है कि वह व्यक्ति भी इस बात से सरकार से मिल जाता है, मैं 300 रुपये या 450 रुपये पर डे ले आता हूं तो मैं इनसे श्रेष्ठ हूं, या बेवकूफ है जो पढ़ते रखे जाते हैं। ये समाज के रिसेंट मतलब समाज में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है आज? आज समाज में यह प्रतिबिंबित हो रहा है कि केवल उदर पोषण, भरण पोषण नहीं, केवल उदर पोषण ही आखिरी अध्याय बन चुका है। मुझे मालूम है गांधी चौपाल में कुछ दिनों पहले बाटम साहब ने बताया था कि गेहूं कहां से आता है, तो लोग बताएंगे कि वो झोले में मिलता है सरकार के द्वारा, कहां पैदा होता है या भूल जाएंगे। उसी प्रकार अन्य चीजों से ध्यान हटा करके है कि गरीब आदमी हो और चाहे जो मानव विकास की ओर अग्रसर आदमी हो, उसको बिल्कुल भी मुख्य धारा में ना लाना, बल्कि पूरी तरह से अलग करना। बाकी इन नीतियों के तहत मैं चाहूंगा कि आगे इस विमर्श में कुछ लोग और प्रकाश डालेंगे, और इसके इस रिसेंट उदाहरण को किस प्रकार से देखते हैं उसके बारे में आगे के विमर्श को मैं बताना चाहूंगा कि आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।